हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी से कुछ अन्य फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण छोटी छोटी नदियां हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नदी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर सिंधु जल समझौते के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और अन्य छोटे छोटे जो नदियां हैं और नदी इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले नदियों से संबंधित दोस्तों 2 आपका लेक्चर डाल दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्द से जल्द वहां जाकर आप पहले वो दोनों लेक्चर को देख लें, तब ये आज की जो नदी से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी के अधीन जो ये नदी का ये तीसरा लेक्चर है दोस्तों, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे जो बेसिक शब्दावली होती है, जैसे डेल्टा क्या होता है, उद्गम क्या होता है, मुहाना क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, वो सब हम इस लेक्चर में डिटेल नहीं करेंगे, इसलिए आप अगर अभी तक पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आइए आज के इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं और हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप अंतिम तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ, आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यारलुंग जांगबो नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे ही तिब्बत में दोस्तों सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में दोस्तों जो डायग्राम से संबंधित होता है फैक्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे कि ये तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील है, वहां से ये निकलती है चोमयांग डिंग ग्लेशियर से, चोमयांगडुंग ग्लेशियर से और यांगयाप दर्रे से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में प्रवेश करती है। फिर ये बांग्लादेश में जाती है और फिर इधर से गंगा नदी आती है और गंगा नदी भी यहाँ पर मिल जाती है। ये सब डायग्राम हम चर्चा कर लिए थे, एक बार फिर से डायग्राम को देखने का हम प्रयास करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। कहता है ब्रह्मपुत्र नदी चेमयांगडुंग ग्लेशियर से हिमरानी से निकलती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ है दोस्तों, ये आपका वही मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। ठीक है, यह हिमानी वही यहाँ लिखता है। मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम क्या है दोस्तों, चेमयांगडुंग ग्लेशियर। यह हिमानी है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ है, मानसरोवर झील के पास। इस ग्लेशियर का नाम क्या है दोस्तों, चेमयांगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, तिब्बत में इसे ही सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो कहा जाता है। सांगपो का स्पेलिंग दोस्तों टी से शुरू होता है, टी साइलेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो यहाँ चोमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, तो ये तिब्बत में बहती है। तिब्बत में जो बहती है दोस्तों उसे सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेते हैं यांगयाप दर्रा से होते हुए, यांगयाप दर्रा कहाँ है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर यांगयाप दर्रा है। यांगयाप दर्रा में जैसे ही ये प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो यहाँ पर तो आ गया आपका सांगपो। ये दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये है आपका सांगपो नदी, कहाँ पर, तिब्बत में। वहीं अगर इंडिया में पहुंचकर ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो वहाँ पर किस नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जानते हैं हम लोग दिहांग के नाम से। आगे हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन यहाँ भी हम अगर बना दें तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाती है तो असम में किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है यह नदी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सदिया, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है दोस्तों सदिया के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, दर्रा पूछेगा तो यांगयाप दर्रा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये जो जगह का नाम पूछा है तो सदिया आप ध्यान रखेंगे। यह एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ये जो हमारे हिमालय पर्वत है दोस्तों उसके निर्माण से पहले की ये नदियां हैं। ठीक है, ये पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। वही अब हम इनके सहायक नदियों की बात करें दोस्तों तो बाएं तट की सहायक नदियां 2 है, बूढ़ी दिहिंग और धनसिरी। और दाएं तट की सहायक नदियां में आ जाएगा कौन कौन दोस्तों, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच। अभी हम बाएं और दाएं को समझाएंगे। जब हम गंगा का नदी तंत्र पढ़ रहे थे दोस्तों तो वहां पर बताए थे कि दाएं बाएं को कैसे हम देखेंगे। जैसे कि ये अगर हम मान लिया जाए कि ये हमारा आ रहा है कौन, गंगा नदी, तो जिस ओर नदियां बहती है उस ओर मुंह करके खड़ी हो जाना है दोस्तों। खड़ी होने के बाद इस साइड अगर हमारा हाथ ये दाईं ओर है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से जितनी भी नदियां मिलेगी दोस्तों, इधर से जितनी भी नदियां मिलेगी ये बाईं ओर की नदी कहलाएगा, जबकि इस ओर से जो भी नदियां मिलेगी वो कहलाएगा दाएं तट की नदियां। ठीक है, तो उसी ढंग से ब्रह्मपुत्र में भी लागू होगा। आगे हम चर्चा करेंगे उसकी दिशा के बारे में भी। ठीक है, सुबनसिरी का उद्गम कहता है दोस्तों तिब्बत में है, यह भी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है। बांग्लादेश में कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, गोलपारा के पास। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया में प्रवेश करने के लिए दर्रा पूछेगा तो यांगयाप दर्रा, और नहीं तो अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है दोस्तों सदिया, वहां पर उसके पश्चिम से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में तिस्ता नदी
दाहिने किनारे पर मिलती है। इसके बाद इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम की बात करें दोस्तों तो शुरुआती नाम इसका क्या होगा, ब्रह्मपुत्र का शुरुआती नाम दोस्तों सांगपो हो जाएगा। शुरुआती नाम क्या है, सांगपो, यानी कि तिब्बत में सांगपो। फिर अगर अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। फिर असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। वहीं अगर बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी मिलती है, उसके बाद में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। यानी सांगपो, दिहांग, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये इसी का नाम है जो अलग अलग क्षेत्रों में के नाम से जानते हैं। और कहता है अंत में यह पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पद्मा कहें तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। आइए जो पढ़ें उसको थोड़ा सा हम लोग मानचित्र में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए सहायक नदियों का कुछ ट्रिक भी लिखा हुआ है दोस्तों कि मानसी का ससुरी, मानती का ससुरी, मानती से मान से क्या होगा दोस्तों, मानस, मान से क्या होगा, मानस हो जाएगा। वहीं मान से मानस हो जाएगा, ती से तिस्ता हो जाएगा, का से कामे होगा, सो से संकोच हो जाएगा, सूर से सुवन सिरी हो जाएगा। ठीक है, तो मानती का ससुरी यानी कि मानस, तिस्ता, कामेंग, संकोच, सुवन सिरी, ये सब किसका है दोस्तों, ये सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदियां हैं। अगर हम लोग मानचित्र देखने का प्रयास करें दोस्तों तो ये देखिए चोमयांग डुंग ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर को ही हिंदी में दोस्तों हिमानी कहते हैं। यहाँ से ये नदियां निकल रही है, तिब्बत से होते हुए यहाँ पर आई है। ये जो तिब्बत से आ रही है दोस्तों, तिब्बत में इसको किस नाम से जानेंगे दोस्तों, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। वहीं पर लिखा है तिब्बत में सांगपो। अब यहाँ से इसका ये रूट चेंज होगा दोस्तों। जैसे ही रूट चेंज होता है तो ये देखिए यहाँ पर यांग्याप दर्रा मिल गया। ठीक है, यांग्याप दर्रा के पास में, इंडिया के पास में जैसे ही एंट्री लेती है, नामचा बर्मा के बाद यांग्याप दर्रा है दोस्तों, ये इंडिया अरुणाचल प्रदेश में आती है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, दिहांग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, दिहांग। उसके बाद में फिर ये असम में आती है तो असम में ये क्या हो जाती है दोस्तों, तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। और जैसे ही एक नदी आके मिलती है दोस्तों, तीस्ता नदी, ये देखिए यहाँ पर तीस्ता नदी आकर मिल रही है। जैसे ही ये तीस्ता नदी आके मिलती है तब यहाँ से इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जमुना हो जाता है। अब जानते हैं हम लोग सहायक नदियों के बारे में कि बाएं तट और दाएं तट क्या होगा। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हमारे ये ब्रश पर अगर ध्यान दे पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर नदियाँ इस ओर बह रही है, इस ओर बह रही है, तो हमारा मुख इसी ओर होगा। और जैसे ही हमारा मुख इस ओर होगा तो यहाँ से दाईं ओर इधर हो जाएगा, यानी कि ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान से अगर देखने का प्रयास करें, मैं ब्रश ले लेता हूँ, ये हाँ, ये देखिए हाइलाइटर लिया मैं, ये देखिए अगर इस ओर चल रहा है तो फिर हमारा मुंह किस ओर हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा, इधर। और जैसे ही इधर होगा तो इस ओर जो होगा दोस्तों दाएं हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी हो जाएगा, कामेंग हो जाएगा, मानस हो जाएगा, संकोच हो जाएगा, तिस्ता हो जाएगा। वहीं बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बूढ़ी दिहांग हो जाएगा, है ना, बूढ़ी दिहांग हो जाएगा। लेसांग चोटी से धनसिरी मिल जाएगा, फिर कपिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मिल जाती है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। लोहित नदी यहाँ पर है, तिस्ता नदी यहाँ पर है, तो ये आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया था दोस्तों, बाएं दाएं को अगर देखने का प्रयास करें तो बाएं तट से बूढ़ी दिहांग की बात किया गया था ना। अगर हम मानचित्र में अगर देखें तो ये देखिए हम इस ओर मुख किए हुए हैं, तो हमारा दाएं इधर और बाएं इधर, तो बाएं ओर देखिए बूढ़ी दिहांग हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा, ये सब नदियाँ हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग चंबल नदी के बारे में चर्चा करते हैं। चंबल नदी क्या है, कहता है चंबल नदी राजस्थान की एक ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी जो साल भर बहती है। ठीक है, यह जो है 84गढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसोरगढ़ चित्तौड़ के पास प्रसिद्ध एक जलप्रपात है दोस्तों, चुलिया जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग ये कोई स्पेशल टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रमुख भारत के जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है और उससे क्या क्या फैक्ट बनता है। तो चुलिया जलप्रपात क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ है दोस्तों, तो राजस्थान में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी समझौते के बारे में चर्चा करते हैं तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में कई बार चर्चा हो चुका है ना। सिंधु नदी कहता है दोस्तों भारत में लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है, लद्दाख से बहती है दोस्तों। ठीक है, और ये बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ सिंधु जल को लेकर, जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ दोस्तों, तो 1960 ईस्वी में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सिंधु जल समझौता कब हुई थी, 1960 में। किसके समक्ष, किसके समझौता, ये दोनों के बीच में समझौता, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता किसके समक्ष किया गया था, तो विश्व बैंक के समक्ष किया गया था। किसके समक्ष में किया गया था दोस्तों, विश्व बैंक के अध्यक्षता में किया गया था ये समझौता। किसके किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता दोस्तों कब हुई, 1960 में किया गया था। इस समझौते के अनुसार कहता है दोस्तों कि भारत 3 प्रमुख नदियों का, सिंधु, झेलम और चिनाब, यानी कि जो अगर आप सिंधु जल समझौते का डायग्राम अगर आप देख पा रहे होंगे
तो आपको पता चल रहा होगा। सिंधु सबसे बड़ी नदी थी दोस्तों, ठीक है। सिंधु के बाद कौन सी नदी थी दोस्तों? सिंधु था, ये झेलम था, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है। फिर आप देखेंगे रावी, सब ये झेलम में मिलेगा रावी, ब्यास और फिर सतलज। अब आप कहेंगे सर ये सतलज को ऐसा क्यों किए? सतलज को इसलिए किए कि सतलज में ही आकर मिलती है कौन? ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी सतलज में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये जो 3 के ऊपर नदियां हैं दोस्तों, 3 के ऊपर की जो नदियां हैं दोस्तों, ये कौन कौन है दोस्तों? सिंधु, झेलम और चिनाब। ये 3 नदियों के 80% हिस्सा आपका पानी कौन यूज करेगा? 80% हिस्सा आपका पाकिस्तान यूज करेगा और 20% उपयोग भारत करेगा। इसके अलावा जो अन्य 3 नदियां हैं दोस्तों, अन्य 3 नदियां ये 3 नदियां हैं कौन कौन दोस्तों? रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, इसके जो 80% हिस्सा है ये इंडिया यूज करेगा और 20% हिस्सा, इसके जल का हिस्सा का यूज पाकिस्तान करेगा। यानी कि ऊपर में जो सिंधु, झेलम और चिनाब है दोस्तों, सिंधु, झेलम और चिनाब है, ये वाला सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का उपयोग आपका इंडिया करेगा। वहीं अगर हम बात करें इसका, किसका? तो ये रावी, ब्यास और सतलज का, इसका 80% उपयोग इंडिया करेगा और 20% उपयोग पाकिस्तान करेगा। इसे आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए इसी को हम पढ़ते हैं। कहता है कि इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम और चिनाब के कुल जल का 20% उपयोग कौन करेगा? ये भारत 20% उपयोग करेगा और शेष 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा। और ये जो नीचे वाला 3 नदी है रावी, ब्यास और सतलज, उसका कुल जल का 80% उपयोग भारत करेगा, 20% उपयोग पाकिस्तान करेगा, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट तथ्य दोस्तों, कहता है हरियाणा और दिल्ली यानी अंबाला के पास भूमि सिंधु एवं गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु और गंगा के बीच में जो जल विभाजक का कार्य करता है इसके नदी तंत्रों का, वो अंबाला के पास करता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि कहता है पूर्व की नदियां कहाँ गिर जाती है दोस्तों? तो पूर्व की नदियां आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहीं पश्चिम की नदियां सारा अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। यानी अरब सागर में मिलने वाली नदियां ये बन जाती है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा, जबकि बंगाल की खाड़ी में भी गिरने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां ये गंगा नदी के हिस्सा बन जाती है। कहता है अंबाला से सुंदरबन तक का मैदान लगभग 1800 किलोमीटर फैला हुआ है, लेकिन इसकी ढाल में गिरावट लगभग 300 मीटर ही है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फिर कहता है दोस्तों कि रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच में सावित्री नदी है। सावित्री नदी रायगढ़ में रत्नागिरी बीच की स्थित है। ये दोनों स्थानों की सीमा रेखा निर्धारित करती है, रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में। ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वंशधारा नदी कहता उड़ीसा के कालाहंडी जिले से निकलती है, गोदावरी एवं ऋषिकुल नदी के बीच से होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बस ये ध्यान रखेंगे कि वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहंडी जिले यानी उड़ीसा की एक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। गोदावरी की जल ग्रहण क्षमता की बात करते दोस्तों, गोदावरी यानी जल ग्रहण की क्षमता, ये क्षेत्र की बात करता है कि यानी कि गोदावरी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। ये 7 राज्यों में विस्तृत है गोदावरी नदी, जो कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, ठीक है। ये किस किस राज्य से गुजरती है दोस्तों? तो ये गुजरती है, ये देखिए आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आपका तेलंगाना हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना। 3, 2, 5 और आपका तमिलनाडु एरिया भी ये कवर करती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, माफ करेंगे दोस्तों, तमिलनाडु नहीं है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और उड़ीसा है। 7 राज्यों में इसका ये क्षेत्र है, ये ध्यान रखेंगे, 7 राज्यों में इसका विस्तार है। वहीं बराक नदी की बात करें दोस्तों, तो बराक नदी कहता है मणिपुर हिल के माउंट जापो से निकलती है। ये मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी है और भारत के असम, मणिपुर एवं मिजोरम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश हो जाती है, प्रवाहित होती है। कौन? बराक नदी। बराक नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मणिपुर से निकलती है, मणिपुर हिल से, और ये असम, मणिपुर, मिजोरम से बहती बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां दोस्तों जीरी है, धलेश्वरी है, सिंगला है, लोंगई है और सोनाई है। बांग्लादेश में इसे सुरमा एवं मेघना के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस पर ही तिहाईमुख बांध स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम की बात करें दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण का क्रम कई बार आपको दिखाया गया, फिर से मैं आपको मानचित्र के माध्यम से दिखा देता हूं कि प्रायद्वीपीय नदी का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। अगर हम प्रायद्वीपीय नदी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियां ही सब है ना। दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, ठीक है। ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यहीं इधर की बात करें दोस्तों, पश्चिमी तट की बात करें तो लूनी है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरत, पुज्जा, पेरियार और खुम्बा, ये सब नदियां हैं। अब प्रमुख नदी की बात करता है तो ये देखते हैं कि ये प्रमुख नदियां कौन कौन सा बात किया कर रहा है उत्तर से दक्षिण की।
और दक्षिण कहे तो नीचे की ओर बढ़ते जा रहा है। सबसे ऊपर में महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। वेगई आपका तमिलनाडु का आपका प्रमुख नदियां हैं, है ना। वही महानदी उड़ीसा में गुजरती है। गोदावरी की बात करें तो दोस्तों गोदावरी आपका 7 राज्यों से गुजर रहा था, ठीक है। फिर कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और फिर वेगई है। इसे आप क्रम में ध्यान रखेंगे, ये मानचित्र को आप ध्यान में रखिएगा। वही लंबाई के अनुसार अगर बात करें दोस्तों तो लंबाई के अनुसार घटता क्रम में गोदावरी सबसे लंबी नदी है जो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है दोस्तों? 1465 है। कृष्णा का 1401 है, 1401 है। नर्मदा का 1312 है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। महानदी का 851 के आसपास है, कावेरी के 700 कुछ है। सबको आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस 2-4 नदियों का आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बात करें दोस्तों गोदावरी और कृष्णा नदी जोड़ो परियोजना शुरू हुआ था दोस्तों 16 सितंबर 2025 को। ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ दिया जाए। कहता गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया। परीक्षण के तौर पर ये इब्राहिमपट्टनम से गोदावरी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा तक पहुंचाया जाए, यानी विजयवाड़ा तक पहुंचाया गया है। ये आंध्र प्रदेश तक में है, इसका हिस्सा है विजयवाड़ा। इसे पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना भी कहा जाता है। कृष्णा एवं गुंटूर जिलों के किसानों के लिए ये लाभकारी होगा। ये करंट से भी जुड़े हुए क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो तत्कालीन समय में था। गोवा की प्रमुख नदियां 2 है दोस्तों, एक मांडवी और जुआरी जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। पता है मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन नदी दोस्तों? तो मांडवी नदी। तो गोवा की 2 प्रमुख नदियां कौन कौन है? मांडवी और जुआरी नदियां हैं दोस्तों। केरल की नदियों की बात करें दोस्तों, केरल की जो सबसे बड़ी नदी दोस्तों उसका नाम है भरतपुजा नदी, जिसे हम लोग पोनानी के नाम से भी जानते हैं। यह अनामलाई पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? अनामलाई पहाड़ी से निकलती है। वही पहाड़ी है दोस्तों जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी दोस्तों पेरियार नदी है, ठीक है। और पंबा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि केरल के 3 प्रमुख नदियां हैं, भरतपुजा नदी, पेरियार नदी और पंबा नदी। पंबा नदी दोस्तों वेम्बनाड झील में अपना पंबा नदी वेम्बनाड झील में जल गिराती है। ये और सबसे बड़ी नदी भरतपुजा नदी है और दूसरी प्रमुख बड़ी नदी पेरियार नदी है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये नदी वाला लेक्चर समाप्त हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झील के बारे में, है ना, भारत के प्रमुख झील के बारे में। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो और अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।